नमस्कार दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा ऋग्वेदिक काल और ऋग्वेदिक काल में की ऋग्वेदिक कालीन साहित्य, जिसमें ऋग्वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण और वेदांत की चर्चा हुई। अब हम बात करते हैं ऋग्वेदिक कालीन विशेषताएं, जिनमें हम ऋग्वेदिक कालीन विशेषताएं में ऋग्वेदिक कालीन सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन की बात करेंगे। तो ऋग्वेदिक कालीन विशेषताएं, ऋग्वेदिक कालीन विशेषताएं। ऋग्वेदिक कालीन विशेषताएं में हम सबसे पहले जो है ऋग्वेदिक कालीन की विशेषता बताते हैं कि कौन कौन सी विशेषता थी। तो ऋग्वेदिक कालीन में सबसे पहले सामाजिक विशेषताएं, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक। ऋग्वेदिक काल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक विशेषता के अंतर्गत हम बात करेंगे ऋग्वेदिक काल की जो समाज है उसका आधार कैसा था, या फिर जो राजनीतिक संगठन है जैसे राजा, या फिर जो उनका राजनीतिक जो एक ढांचा था वो कैसे था, और ऋग्वेदिक काल में जो है आय के स्रोत क्या थे, या फिर उनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, तथा ऋग्वेदिक काल के धार्मिक जीवन में उनकी जो धार्मिक जीवन की जो परिकल्पना थी, कैसी परिकल्पना थी, वो ऋत की अवधारणा को मानते थे या फिर वो कौन कौन से देवों को पूजते थे। तो इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा ऋग्वेदिक काल का सामाजिक जीवन। ऋग्वेदिक काल के सामाजिक जीवन के अंतर्गत हम बात करते हैं ऋग्वेदिक काल का जो समाज था, ऋग्वेदिक काल का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक समाज था। सामाजिक जीवन, ऋग्वेदिक कालीन जो सामाजिक जीवन है, तो ऋग्वेदिक कालीन सभ्यता को, वैसे भी जो ऋग्वेदिक काल था वैदिक सभ्यता को पितृसत्तात्मक सभ्यता कहा जाता था। तो ऋग्वेदिक काल का जो सामाजिक जीवन है उसमें जो है समाज है पितृसत्तात्मक था। इंपॉर्टेंट है, सत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक समाज मतलब जो परिवार में जो पुरुष प्रधान समाज था, मतलब जो परिवार का जो सबसे मुख्य जो पुरुष माना जाता था, परिवार का मुखिया होता था उस। लेकिन पितृसत्तात्मक समाज के अलावा ऋग्वेदिक काल का जो समाज है उसमें स्त्री को उचित स्थान प्राप्त था। ऋग्वेदिक काल में जो है इंपॉर्टेंट है कि स्त्री को उचित स्थान प्राप्त था। स्त्री को यज्ञ में अनुमति, यज्ञ में साथ बैठकर स्त्रियों को यज्ञ में साथ बैठकर उनकी जो है मतलब यज्ञ में भाग लेने का अधिकार था। ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों की शिक्षा का जो है उचित विकास हुआ। समाज में जो है पर्दा प्रथा नहीं थी। इसके अलावा पर्दा प्रथा नहीं थी, तथा ऋग्वेदिक काल में जो स्त्री है उसके लिए जो है कुछ विदुषी स्त्रियों का नाम भी ऋग्वेदिक काल में आया, जिसमें घोषा, अपाला, सिक्ता, विसंभरा और लोपामुद्रा आदि जो स्त्री है, इनका जो मिलता है कि स्त्रियों को समाज में उचित स्थान प्राप्त था। तो घोषा, अपाला, सिक्ता, विसंभरा जो है ये विदुषी स्त्री थी, मतलब इन सबको जो है विदुषी स्त्री, ऋग्वेदिक काल की जो है विदुषी स्त्री थी। तथा ऋग्वेदिक काल के सामाजिक जीवन के अंतर्गत हम बात करते हैं तो देखते हैं ऋग्वेदिक काल में जो है स्त्रियों को उचित स्थान प्राप्त था। इसके अलावा ऋग्वेदिक काल के जो वस्त्र थे, वस्त्र में जो थे प्रकार वस्त्रों के बास, अधिवास और नीबी। बास, अधिवास और नीबी। बास शरीर के निचले हिस्से पर, शरीर के निचले हिस्से में जो वस्त्र पहने जाते थे, जैसे हम पैंट पहनते हैं, जो हम नीचे जो कपड़े पहनते हैं उनको ऋग्वेदिक काल में बास कहा जाता था। निचले हिस्से के जो वस्त्र होते थे उनको बास कहा जाता था। अधिवास ऊपरी भाग में शरीर के, जैसे हम शर्ट पहनते हैं, कोट पहनते हैं, कोई भी हम कपड़े पहनते हैं, तो ऊपरी भाग के जो कपड़े हैं उनको अधिवास कहा जाता था, ऊपरी भाग के वस्त्र। तथा आंतरिक वस्त्रों को नीवी कहा जाता था। आंतरिक जो वस्त्र थे उनको नीवी कहा जाता था।
इसके पश्चात जो ऋग्वेद में है, पगड़ी को जो मनुष्य जो पगड़ी पहनते थे, पगड़ी को ऊष्णीय कहा गया। तथा ऋग्वेदिक काल में जो है आमोद प्रमोद जो होते थे, मतलब जैसे कोई भी मनोरंजन के काम या फिर जो आमोद प्रमोद होते थे, मनोरंजन या खेलना, जो भी चीजें होती थी, उस आमोद प्रमोद के लिए सुमन महोत्सव जो है होते थे। सुमन महोत्सव, आमोद प्रमोद के लिए महोत्सव होते थे। तथा समाज में स्त्रियों को उचित स्थान प्राप्त था, लेकिन समाज में एक जो है स्त्रियों के लिए नियोग प्रथा, समाज में नियोग प्रथा जो है प्रचलन में थी। नियोग प्रथा क्या होता है? जैसे किसी भी स्त्री का जो पति है, मतलब पति है, वो अगर मान के चलो अपने पुत्र प्राप्ति के लिए मतलब उपयुक्त नहीं है, जैसे पति किसी वजह से नपुंसक हो या कोई भी स्थिति हो, तो स्त्री को अधिकार था वो किसी पर उस पुरुष मतलब दूसरे पुरुष के साथ में अपनी जो है शादी कर सकती थी, या फिर देवर के साथ में भी वो अपनी शादी कर सकती थी। तो समाज में नियोग प्रथा जो है प्रचलन में थी। नियोग प्रथा प्रचलन में थी कि स्त्री को, इससे आभास होता है कि स्त्री को जो समाज में उचित व्यवस्था और उचित स्थान प्राप्त था। ऋग्वेद में जो पहली बार जो सामाजिक जीवन है, उसमें पहली बार ऋग्वेद के 10वें मंडल में चार जो है वर्ण, चार वर्ण की जो संकल्पना है, चार वर्ण की जो संकल्पना जो ब्रह्मा के मुख से निकले, ब्राह्मण, भुजाओं से निकले क्षत्रिय, जंगाओं से निकले वैश्य और पैरों से निकले शूद्र। चतुर्थ वर्ग जो है, चार वर्ण की जो संकल्पना है ऋग्वेद के 10वें मंडल में होती है। ऋग्वेद में चिकित्सक था, उसको चिकित्सक को भीषज कहा जाता था। इसके अलावा जो ऋग्वेद में जो चिकित्सक को भीषज कहा जाता था, इसके अलावा समाज में अन्य जाति थी, जिसमें है रथकार, कुंभकार, चर्मकार आदि। मतलब इन जातियों का विभाजन कर्म के आधार पर था। ऋग्वेद में जो जाति व्यवस्था थी वो है, ऋग्वेदिक काल में जो विशेषता है उसमें जाति जो व्यवस्था है जाति कर्म पर आधारित थी, कर्म आधारित जाति थी। इसके अलावा ऋग्वेद में जो है एक जगह पर जो है इस जाति प्रथा को उचित रूप से दिखाने के लिए ऋग्वेद में एक दोहे का भी जो है दोहे को भी बोला गया है कि एक जगह पर कहता है कि मैं कभी हूं, मेरी माता आटा पीसती है और पिता वैद्य है। तो देखो, हमने ऋग्वेदिक काल का जो समाज है, तो पूरे जो समाज की जो विशेषता है उसको हमने आपके सामने जो है ये है पूरा कि ऋग्वेदिक काल का जो सामाजिक जीवन था, ऋग्वेदिक काल में जो समाज है कैसा था। अब हम बात करते हैं कि ऋग्वेदिक काल का जो समाज की जो विशेषता है, तो समाज की जो हम अब बात कर रहे हैं ऋग्वेदिक कालीन विशेषताओं पर, तो सामाजिक विशेषताओं में जो है ऋग्वेदिक काल की विशेषताओं में तो पहले नंबर में जो हमने बात की थी ऋग्वेदिक काल की सामाजिक विशेषताएं। तो ऋग्वेदिक कालीन सामाजिक विशेषताओं के अंतर्गत हम बात करते हैं तो ऋग्वेदिक काल का जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज था। सबसे पहला जो परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि ऋग्वेदिक काल का समाज कैसा था, तो ऋग्वेदिक काल का जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज था। पितृसत्तात्मक समाज मतलब पिता को या जो पुरुष है, समाज का जो मुखिया या मूल जो है आधार स्तंभ पूरे परिवार का, वो पितृ होता था, मतलब पुरुष होता था। तो समाज पितृसत्तात्मक था। लेकिन ऋग्वेदिक काल में ऐसा नहीं है कि जो समाज है पितृसत्तात्मक है तो स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं, या फिर स्त्रियां निचले दर्जे पर है, या फिर स्त्रियों के लिए कोई भी विशेषता नहीं थी, ऐसा नहीं है। स्त्रियों को यज्ञ में भाग लेने का जो है उचित स्थान समाज में प्राप्त था, और स्त्री जो है यज्ञ में भाग पुरुष के साथ में ले सकती थी, यज्ञ में साथ बैठती थी। जैसे अभी भी हम कोई भी हवन कुंड या कोई भी कार्य करते हैं तो स्त्री हमारे साथ में, जैसे कोई हवन करते हैं तो स्त्री को साथ में बैठाया जाता है
तो उसी प्रकार ऋग्वेदिक काल में स्त्री को यज्ञ में जो है साथ बैठकर यज्ञ आहुति देने की या हवन करने की अनुमति प्राप्त थी। समाज में जो है पर्दा प्रथा इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेदिक काल में पर्दा प्रथा थी या नहीं, तो ऋग्वेदिक काल में पर्दा प्रथा नहीं थी, स्त्रियों को कोई भी पर्दा प्रथा नहीं थी। तथा आजीवन जो स्त्री है, मतलब कुछ ऋग्वेदिक काल की जो स्त्री है उनको विदुषी स्त्रियां कहा गया है, मतलब जो विद्वान स्त्री, जिसमें घोषा, अपाला, सिक्ता, विसंबरा और लोपामुद्रा आदि का जो है ऋग्वेद में उल्लेख होता है, जिसमें घोषा स्त्री थी, जो घोषा स्त्री थी तो वो आजीवन धर्म रोग के कारण आजीवन है, अविवाहित रही। मतलब इससे ज्ञात होता है कि ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों को भी अपनी मर्जी करने का अधिकार था, अपनी मर्जी करने का अधिकार था कि मतलब उसने जो धर्म रोग है उसके कारण अपनी शादी नहीं की थी। विशस्ना जो है स्त्री थी, तो विशस्ना स्त्री ने जो है युद्ध में भाग लिया था। तो ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों को भी अपनी जो है मर्जी करने का अधिकार था। समाज में तो सत्तात्मक है, लेकिन स्त्री भी अपना जो है अधिकार है, अपने अधिकारों के लिए स्त्री भी पूरा योगदान देती थी। ऋग्वेदिक काल में जो है हम बात करते हैं कि ऋग्वेदिक काल में जो कपड़े जो पहनते थे ऋग्वेदिक कालीन जो व्यक्ति, तो उसमें है बास। जो हम निचले हिस्से में जो वस्त्र पहनते हैं, जैसे पैंट, पजामा, नेकर, कुछ भी जो हम पहनते हैं, निचले हिस्से के जो वस्त्र है उनको ऋग्वेदिक काल में बास कहा गया है। अधिवास है जो ऊपरी भाग में, जो हम ऊपरी भाग के कपड़े पहनते हैं, जैसे कोट, कुर्ता, या कोई भी जो ऊपरी भाग में जो वस्त्र पहने जाते थे उनको अधिवास कहते थे। तथा नीवी जो है ऋग्वेदिक काल में आंतरिक वस्त्र, जो अंतर जो हम अंदर जो कपड़े पहनते हैं, जैसे हम कपड़ों के अंदर कपड़े पहनते हैं, बनियान पहनते हैं या फिर कोई छोटी कोई भी चीजें पहनते हैं, तो उन चीजों के लिए जो है नीवी का प्रयोग हुआ है। तथा उष्णीय ऋग्वेदिक काल में जो पगड़ी जो धारण करते हैं उसको उष्णीय कहा गया। तथा ऋग्वेदिक काल के 10वें मंडल में 4 वर्णों की संकल्पना हुई, जिसके लिए कहा गया कि ब्रह्मा ने इस जो 4 मंडल है इनका जो है सिद्धांत पारित किया। तो सिद्धांत के अंतर्गत ब्रह्मा के मुख से निकले ब्राह्मण, भुजाओं से निकले क्षत्रिय, और ब्रह्मा की जो जंघाओं से निकले वैश्य, और ब्रह्मा के पैर से निकले शूद्र। तो शूद्र को समाज में उचित स्थान प्राप्त नहीं था। शूद्र का जो कर्तव्य बताया है कि इन तीनों वर्णों की सेवा करना, शूद्र वर्ण का जो है बताया कि तीनों वर्णों की सेवा करेगा शूद्र, जो ब्रह्मा की संकल्पना के अनुसार कि शूद्र को सबसे निम्न माना, और निम्न मानने के अनुसार तीनों वर्गों की सेवा करना शूद्र का कर्तव्य है। स्त्रियों के लिए समाज में जो है उचित स्थान प्राप्त था। तो इससे यह भी ज्ञात होता है कि स्त्रियों को भी अपनी मर्जी करने का अधिकार था। किसी स्त्री का पति कमजोर, नपुंसक या कोई भी चीज के लिए समर्थ नहीं है, मतलब बच्चा पैदा नहीं हो सकता है, कोई भी चीज के लिए समर्थ नहीं है, उस स्थिति में स्त्री अपनी मर्जी से किसी पर पुरुष के साथ में संबंध बना सकती थी। या फिर नियोग प्रथा, उसे कहते हैं कि स्त्री अपने देवर के साथ में या किसी के साथ में भी शादी, मतलब दूसरी शादी स्त्री की हो सकती थी। तो समाज में नियोग प्रथा जो है प्रचलन में थी। तथा आमोद प्रमोद या मनोरंजन के लिए है सुमन महोत्सव जो है किए जाते थे। समाज में जो जाति का जो आधार था वो कर्म पर आधारित थी, मतलब कर्म जो व्यक्ति करेगा उन्हीं कर्मों के अनुसार जो है जाति का विभाजन था, जिसमें रथकार, कर्मकार और कुंभकार जो है आदि आदि से चमड़े का काम करने वाले को चर्मकार कह दिया, रथ चलाने वाले को रथकार कह दिया, मिट्टी का जो काम करते हैं उनको कुंभकार जो है कहते थे। चिकित्सक को ऋग्वेदिक काल में भीषस कहा जाता था। और व्यावसायिक स्वतंत्रता के लिए ऋग्वेद में एक बड़ा महत्वपूर्ण दोहा है, इसका जो है उल्लेख हुआ है, जैसे एग्जाम में पूछ लिया कि व्यावसायिक स्वतंत्रता के लिए ऋग्वेदिक जो व्यक्ति है वो, मतलब ऋग्वेदिक काल का ये दोहा किस चीज की कल्पना करता है। तो ऋग्वेदिक काल में एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूं, मेरा काम है कविता बोलना है, कवि हूं, मेरी माता आटा पीसती है तथा पिताजी मेरे वैद्य हैं। तो इससे ज्ञात होता है कि एक परिवार के 3 लोग हैं, तीनों लोगों के अलग अलग कर्तव्य हैं। उससे ये नहीं हो रहा कि इनकी जाति कौन सी। तो इससे ऋग्वेदिक काल में ये होता है कि व्यवसायिक कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि कवि हूं तो इसकी मां भी कवि होना चाहिए या फिर पिता भी कवि होना चाहिए, ऐसा नहीं है। व्यवसायिक स्वतंत्रता है कि बेटा कवि बन गया, माता जो है आटा पीसती है और पिताजी वैद्य का काम करते हैं। तो ऋग्वेदिक काल की हमने सामाजिक व्यवस्था में देखा कि ऋग्वेदिक काल का जो समाज है कैसा था, तो ये सारा जो तुम्हारे सामने है। अब हम बात करते हैं ऋग्वेदिक काल का राजनीतिक जीवन, कि ऋग्वेदिक कालीन जो है राजनीतिक जीवन कैसा था। ऋग्वेदिक काल का राजनीतिक जीवन,
ऋग्वेदिक कालीन विशेषताएं, कालीन विशेषताएं। और विशेषताओं में हम बात करते हैं ऋग्वेदिक काल का राजनीतिक संगठन या राजनीतिक जीवन। तो ऋग्वेदिक काल का राजनीतिक संगठन कैसा था? ऋग्वेदिक काल का राजनीतिक संगठन, अब हमारी बात हो रही है ऋग्वेदिक काल का जो है राजनीतिक संगठन कैसा था। तो ऋग्वेदिक काल में जो है कबीले थे, और ऋग्वेदिक काल में जो है समाज का जो संगठन था वो है कुल, ग्राम, विस, जन और राष्ट्र। और ऋग्वेदिक काल में जो है सबसे ज्यादा जो उल्लेख होता है ऋग्वेदिक काल में जो समाज की जो जाति है वो है आर्य। तो ऋग्वेदिक काल में मुख्य रूप से जो है आर्यों के 5 कबीले, 5 कबीलों का जो है आर्य, 5 कबीले जो है आर्य के, उनका उल्लेख होता है, जिसमें अनु, दुहे, पुरु, तुर्वसु और यदु, 5 आर्य कबीलों का उल्लेख होता है। तो ऋग्वेदिक काल के राजनीतिक संगठन में देखिए कुल, सबसे पहले कुल का प्रधान होता है कुलप, ग्राम का होता था ग्रामणी, ग्राम प्रधान है ग्रामणी, विस का होता था विस्पति, जन का होता था जनश, और राष्ट्र का होता था गोप्ता, राजा। तो ऋग्वेदिक काल में जो समाज है वो, पहली बात तो ऋग्वेदिक काल की जो विशेषता थी, राजनीतिक विशेषता थी, आर्य थे घुमक्कड़ जीवन इन लोगों का था। मतलब ऋग्वेदिक काल के जो है कृषि, और जो ऋग्वेदिक काल का जो राजनीतिक आधार था, मतलब सामाजिक जो राजनीतिक आधार था वो कृषि और पशुपालन पर आधारित था। कृषि और पशुपालन पर आधारित था, तो ये घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। इनको लगता था कि जिस जगह की जमीन उपजाऊ है उसी जमीन पर जाके इन्होंने कृषि प्रारंभ कर दी। तो ऋग्वेदिक काल में जो समाज है उसको, उनको ऋग्वेदिक काल की जाति है उसको आर्य कहा गया, जिसमें 5 आर्य कबीलों का जो है उल्लेख होता है, जैसे अनु, दुहे, पुरु, यदु, तुर्वसु आदि का उल्लेख होता है। तो ऋग्वेदिक काल में आर्य ही पशुओं के लिए या इनके लिए आर्य जो आपस में युद्ध करते थे, जिसका जो है रावी नदी पर जो युद्ध हुआ, रावी नदी मतलब परुषणी नदी पर राजा सुदास और 10 राजाओं के मध्य, 10 राजाओं के मध्य, 10 राजा थे। इनका जो है विश्वामित्र और इनका वशिष्ठ ऋषि, और ये थे सुदास, भरत वंश के राजा सुदास। तो जो है आर्य कबीले भी आपस में अपनी श्रेष्ठता के लिए, जैसे विश्वामित्र थे पहले राजा सुदास के यहां थे, लेकिन राजा सुदास ने विश्वामित्र को निकाल दिया, तो इन्होंने 10 राजाओं का एक संगठन बनाया जो आर्य, जिसमें 5 आर्य और 5 अनार्य, और 5 अनार्य कबीले थे, जो कीकट, त्रिवसी आदि जो कुछ है, 5 आर्य कबीले थे और 5 अनार्य कबीले थे। इनमें विश्वामित्र ने 10 राजाओं का संगठन बनाया, भरत वंश के राजा सुदास के साथ में युद्ध हुआ। अंतिम जो युद्ध हुआ रावी नदी पर, जो परुषणी नदी कही जाती है, उस युद्ध पर हुआ, और जिसमें भरत वंश के राजा सुदास विजयी हुए। तो ऋग्वेदिक काल में जो है आर्य जाति भी अपनी श्रेष्ठता के लिए युद्ध लड़ती थी। ऋग्वेदिक काल में जो समाज का आधार था, तो सबसे पहले कुल, कोई भी हम परिवार होता है तो परिवार को, जैसे एक गांव होता है तो एक गांव में बहुत सारे कुल या परिवार के जो लोग हैं उनको मिलकर कुल बनता है, तो उस कुल का जो प्रमुख है कुलप कहा जाता था। बहुत सारे, एक गांव में बहुत सारे कुल के अलग अलग लोग होते, तो उसको कुल को मिलाकर गांव बनता था। और बहुत सारे जब गांव को मिलकर, जैसे वर्तमान में हमारे तहसील को मान लिया, एक तो तहसील को मिलाकर एक विस बनता था, जिसका प्रधान विस्पति होता था। जन तहसीलों को बहुत सारी, जो जिला जैसा तो जनपद होता है, तो जिला जैसा जिसको बोलते हैं, तो जनस्य जो होता था वो बहुत सारे विषयों को मिलाकर जन बनता था, और बहुत सारे जनों को मिलाकर एक पूरा राष्ट्र बनता था, जिसका प्रधान राजा
या गोप्ता होता था, जिसका जो है जनश्य गोप भी कहते थे, जनश्य रक्षक। जो उपहारों को भक्षण करने वाला भी कहा जाता था, मतलब राजा के लिए उपहार लाओ और उन उपहारों का भक्षण कौन करेगा? राजा। ऋग्वेदिक काल में एक कर जो है राजा के लिए जो कर दिया जाता था, राजा के लिए जो जनता स्वेच्छता देती थी, उस कर का नाम है बलि। बलि नामक एक कर का जो है ऋग्वेद में उल्लेख होता है। तथा ऋग्वेदिक काल में सभा समिति और विदत, सभा समिति और विदत जो है इनका भी, सभा समिति और विदत का उल्लेख होता है, जिसमें सभा और समिति को, सभा और समिति को, सभा और समिति को अथर्ववेद में, अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्री माना है। उच्च वर्ग के जो लोग थे उनकी सभा होती थी, साधारण जो जनता है उनकी उच्च वर्ग, इसमें सभा में है उच्च वर्ग, समिति है साधारण, साधारण वर्ग, और विदत में है इन दोनों की कार्यकारिणी। तो सभा समिति विदत जैसे एक तरीके से हमारी वर्तमान जो व्यवस्था है, जैसे भारत के जो शासन की जो विशेषता चलती है, जैसे कार्यपालिका व्यवस्थापिका, तो ऐसे ही ऋग्वेदिक काल में सभा समिति विदत का जो है उल्लेख होता है। ऋग्वेदिक काल में सेना की इकाइयों को सर्ध, बाथ और गण, ये सैनिक इकाइयां थी, सैनिक इकाई थी। उग्र जीव जो है ऋग्वेदिक काल में पुलिस वर्ग के लिए, पुलिस के लिए जो है उग्र जीव नामक का उल्लेख होता है। राजा का जो राज्याभिषेक होता था उसमें जो 12 रत्निन, 12 रत्निन मतलब 12 जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, 12 रत्निनों का जो है उल्लेख राज्याभिषेक के लिए, राजा का राज्याभिषेक करते थे, तो राज्याभिषेक के लिए 12 रत्निनों का जो है वर्णन होता है। तथा इनमें पुरोहित मतलब प्रधान जो पंडित, ग्रामीणी और सेनानी मतलब सेना के रक्षक, गांव के और सेनानी, मतलब तीनों जो है तीनों वर्णों का उल्लेख होता है, क्योंकि राजा का जो राज्याभिषेक है उसमें बड़े जो 12 रत्न, जो बड़े मतलब पूरे जो प्रशासन के, जैसे अर्थशास्त्र में जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र में होता है कि 12 जो है मुख्य, या उसमें 18 का होता है, तीर्थ कहा जाता है, तो ऐसे ही 12 रत्न मतलब 12 जो महत्वपूर्ण व्यक्ति उनका उल्लेख होता है, तो जिनमें पुरोहित, ग्रामीणी और सेनानी है जो मुख्य थे। ऋग्वेद में उल्लेख होता है इनके कि ऋग्वेदिक काल में जो व्यक्ति है उसकी कीमत जो है 100 गाय थी। एक व्यक्ति की जान की कीमत है 100 गाय, क्योंकि जो 100 गाय अपराध अगर कोई व्यक्ति कर देगा तो ऋग्वेदिक काल में जो अपराध के लिए दंड स्वरूप जो दी जाएगा वो 100 गाय, मतलब दंड स्वरूप 100 गाय दी जाएगी। अगर किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया तो उसके लिए विशेष व्यवस्था थी कि उसको 100 गाय दंड स्वरूप देनी पड़ेगी। तो एक व्यक्ति की जान की कीमत ऋग्वेद में 100 गायों को माना गया है। तो अब हम बात करते हैं ऋग्वेदिक काल के जो है राजनीतिक संगठन की। तो अब हमने देखा है कि ऋग्वेदिक काल का राजनीतिक संगठन हमने यहाँ पे आपको बताया। तो ऋग्वेदिक काल के जो राजनीतिक संगठन है उसमें बताया कि ऋग्वेदिक काल की जो जाति थी वो थी आर्य। ऋग्वेदिक काल की जो जाति थी वो 5, इसमें 5 आर्य कबीलों का जो है ऋग्वेद में मुख्य से उल्लेख होता है, जिसमें अनु, दुहै, पुरु, तुर्वसु और यदु। 5 आर्य कबीलों का उल्लेख होता है, जिसमें अनु, दुहै, पुरु, यदु, तुर्वसु। आर्य जो है ऋग्वेदिक काल की जो विशेषता थी वो कृषि और पशुपालन पर आधारित थी, जो है कृषि और पशुपालन। तो कृषि और पशुपालन पर जो व्यवस्था है वो आधारित है। तो ये ऋग्वेदिक जो आर्य थे वो घुमक्कड़ थे। कैसे थे? घुमक्कड़, जिनको जहां लगा पशुओं को चराते चराते पहुंच गए, या फिर इन्होंने स्थायी जो कहीं पर इनको लगा कि यहाँ पे अच्छी भूमि है या कृषि हो सकती है तो उस जगह को कृषि युक्त बना दिया, पुरानी जगह को छोड़ दिया। तो एक जगह से दूसरी जगह तक, जैसे हमारे और भी अभी जैसे बंजारे या कोई भी जो जाति है घूमती है, मतलब उनको लगा कि यहाँ हमारा व्यवसाय हो सकता है, यहाँ हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो उन्होंने उसी जगह को पर रहने लगे, फिर आगे बढ़ते गए। तो उसी प्रकार ऋग्वेदिक काल के जो आर्य लोग थे वो घुमक्कड़ जीवन अपना जीते थे। ऋग्वेदिक काल में जो राजनीतिक संगठन है सबसे पहले आता है, जैसे परिवार आता है, वैसे तो
परिवार होता है तो परिवार का होता है मुखिया। एक गांव जैसे हमारा अभी हम वर्तमान व्यवस्था में ले सकते हैं तो सबसे पहले एक गांव में होता है, सबसे पहले छोटी से छोटी इकाई होती है परिवार। एक परिवार में सबसे महत्वपूर्ण होता है उस परिवार का मुखिया, मतलब सबसे मुख्य व्यक्ति। और उस मुखिया के अलावा फिर परिवार को बहुत सारे जो परिवार मिलके बनते हैं, मतलब गांव में जैसे 10-20 परिवार मिल गए, जैसे मान के चलो किसी गांव में गोत्र व्यवस्था के अकेले जो लोग रहते हैं तो उन परिवारों को, बहुत सारे परिवारों को मिलकर एक बनता है कुल, कि उनका कुनवा, कुल या कुनवा जो बोलते हैं, तो उसको ऋग्वेदिक काल में कबीला भी कहते थे। तो जो कुल है, बहुत सारे कुलों को मिलाकर जो बनते थे, कुल बनते थे, उनको कहते थे कुलप। कुलप के बाद में आता है कि गांव। बहुत सारे जो कुलों को मिलाने के बाद में ऋग्वेदिक काल में जब बहुत सारे कुल मिल जाते तो एक पूरे संपूर्ण गांव का निर्माण होता था। उसका जो प्रधान होता था ग्रामणी होता था, गांव का प्रधान ग्रामणी होता था। बहुत सारे गांवों को मिलाकर बनते थे विस, और विस का प्रधान होता था विस्पति। और बहुत सारे विश्वों को मिलाकर जन बनते थे, जन का प्रधान होता था जनस्य। और जन के बाद में आता है राष्ट्र। बहुत सारे जनों को मिलाकर एक संपूर्ण राष्ट्र, जो वर्तमान राज्य या फिर एक पूरे प्रशासनिक इकाई का जो मान सकते हैं, तो उसका राष्ट्र का प्रधान होता था जनस्य गोप्ता राजा। राजा को जो है उपहारों का भक्षण करने वाला, या फिर ऋग्वेद में बलि नामक एक कर का, जो जनता अपनी स्वेच्छता से राजा को देती थी, तो बलि नामक एक कर का उल्लेख होता है। ऋग्वेदिक काल में आर्यों के लिए बताया कि आर्य अपनी श्रेष्ठता के लिए युद्ध लड़ते थे, जिसमें भरतवंश के राजा सुदास और 10 राजाओं के मध्य में जो है इसकी विश्वामित्र ने और उधर वशिष्ठ ऋषि ने जो अध्यक्षता की, तो अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए युद्ध हुआ। राजा का राज्याभिषेक करने के लिए 12 रत्न जो होते थे, मतलब 12 प्रमुख व्यक्ति होते, जिसमें पुरोहित, ग्रामणी और सेनानी प्रमुख थे। तथा ऋग्वेदिक काल में बताया गया कि व्यक्ति की अपराध कोई व्यक्ति करेगा तो उसके अपराध की जो है व्यक्ति की मतलब कीमत है, जान की कीमत है, 100 गाय होती थी। तो व्यक्ति अपराध करेगा उसके लिए जो है 100 गाय उसको देनी पड़ेगी, तो दंड स्वरूप 100 गाय देता था। तो व्यक्ति को क्या कहा जाता था, व्यक्ति की मूल्य इकाई थी शतदाय। व्यक्ति की मूल्य इकाई माना शतदाय, व्यक्ति की मूल्य इकाई माना जाता था कि मतलब 100 गायों के बराबर एक व्यक्ति का मूल्य। कोई व्यक्ति अपराध करेगा तो उसको दंड नहीं दिया जाए, उसके लिए 100 गाय देनी पड़ेगी। सभा समिति और विदत जो है, सभा में उच्च वर्ग के लोग हैं, उनका प्रतिनिधित्व होता है। सभा समिति और विदत का उल्लेख है जो है ऋग्वेदिक काल में होता है। तथा उसमें सभा समिति को ऋग्वेदिक जो है अर्थशास्त्र है, अथर्ववेद है, अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां माना है। अब ऋग्वेदिक काल में हम बात करते हैं ऋग्वेदिक काल का आर्थिक जीवन कैसा था। ऋग्वेदिक काल का आर्थिक जीवन, ऋग्वेदिक कालीन आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन, ऋग्वेदिक काल का आर्थिक जीवन के बारे में हम बात करेंगे। तो ऋग्वेदिक काल का जो है आर्थिक जीवन कैसा था। ऋग्वेदिक, देखो हम बात कर रहे हैं तो ऋग्वेदिक काल की हम पहले से ही बताते आ रहे हैं, पहले से ही बात कर रहे हैं कि ऋग्वेदिक काल का जो समाज का आधार था वो कृषि और पशुपालन पर आधारित था। तो सीधी बात है, ऋग्वेदिक जो आर्य है उनका पशुपालन और कृषि जो है मुख्य व्यवसाय था, मुख्य व्यवसाय था। ऋग्वेदिक काल में जो पशु है उन पशुओं में देखो गाय, भेड़, बकरी, गाय, भेड़, बकरी का जो है उल्लेख होता है, जिससे दूध और मांस या फिर ऊन, कपड़े पहनने के लिए भी जो है उनकी जो जरूरत की चीजें पूरी हो सकती है। कृषि का उल्लेख ऋग्वेदिक काल के जो है चतुर्थ मंडल में ऋग्वेदिक काल के चतुर्थ मंडल में कृषि कारिणी, कृषि क्रियाकलापों का है। कृषि क्रियाकलाप या फिर कृषि में जो उपयुक्त है जो शब्द है, बुवाई, चराई, निंदाई आदि का उल्लेख होता है। तो ऋग्वेदिक काल में इसके अलावा होता है कि गाय को जो है सबसे मुख्य पशु था गाय। गाय को
मुख्य माना गया है। तो इसके लिए जो दूध दुहती है, दूध दुहने वाली होती थी, गाय का दूध दुहने वाली, तो पुत्री को क्या कहा जाता था ऋग्वेदिक काल में? दोहित्री। इसके अलावा ऋग्वेदिक काल में जो है दूरी के लिए गविष्टि शब्द आया है, तथा गायों के लिए युद्ध का जो है पूरा गायों के लिए ही युद्ध होते थे, वो ऋग्वेदिक काल में गायों के लिए होते थे। तथा ऋग्वेदिक काल में के मूल भाग में उर्धर जमीन के जो प्रकार बनाए हैं, उर्धर, धान्य, वशिष्णी आदि। जौ को ऋग्वेदिक काल में जो है मुख्य खाद्य फसल थी जौ, उसको यम कहा गया है। तथा ऋग्वेदिक काल में हल के लिए नांगल और नहरों का भी ऋग्वेदिक काल में जो है उल्लेख होता है, नहर का भी उल्लेख होता है। देखो, तो ऋग्वेदिक काल का जो आर्थिक जीवन है इसके बारे में हम बताते हैं कि जो ऋग्वेदिक काल में आर्य लोग थे, तो आर्य लोगों का जो मुख्य, जो ऋग्वेदिक काल के आर्थिक जीवन में आर्य लोगों का जो मुख्य आधार था वो पशुपालन और कृषि पर आधारित था। मतलब ऋग्वेदिक काल, क्योंकि देखो समाज है वो ग्रामीण विशेषता थी, मतलब ऋग्वेदिक काल का जो है माना गया है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है वो नगरीय व्यवस्था है, तो ऋग्वेदिक काल है ग्रामीण आधार पर थी। तो ग्रामीण जो है अभी भी हमारे जो वर्तमान ग्रामीण में जैसे पशुपालन होता था और कृषि उनका मुख्य विशेषता थी। तो पशुपालन में जो है मुख्य पशु थे गाय, भेड़, बकरी, ऊंट आदि का जो है ऋग्वेदिक काल में उल्लेख होता है, तो जिसमें गाय ऋग्वेदिक काल का जो है मुख्य पशु था। ऋग्वेदिक काल में जो व्यापार का आधार था वो जो है मुद्रा आधारित विशेषता नहीं थी, तो व्यापार का जो आधार था वो था वस्तु विनिमय व्यापार। वस्तु विनिमय मतलब सामान लो और वस्तु विनिमय व्यापार था। लेकिन ऋग्वेदिक काल में जो मुद्रा है वो स्वर्ण मुद्रा के लिए निष्क, चांदी के लिए कारसापण और कांकड़ी तांबे के लिए। तो स्वर्ण और चांदी और तांबे के लिए निष्क, कापाषाण, कांकड़ी का भी जो है ऋग्वेदिक काल में मुद्रा का भी उल्लेख होता है, लेकिन मुख्यतः व्यापार जो है वस्तु विनिमय आधारित था। गायों को मुख्य पशु माना है, तो दूध दुहने के लिए जो है दूध दुहने का कार्य करती थी पुत्री, तो पुत्री को क्या कहा जाता था? दोहित्री। दूरी के लिए जो है ऋग्वेदिक काल में गविष्टि कहा गया है, जैसे, और ऋग्वेदिक काल में युद्ध अगर होते थे, जैसे किसी की गाय को चुरा लेना या किसी भी वजह से अगर युद्ध होता था तो गायों की वजह से युद्ध होता था। ऋग्वेदिक काल में के जो चतुर्थ मंडल है, ऋग्वेदिक काल के चौथे मंडल में पूरी तरीके से जो कृषि क्रियाकलाप है, कृषियों के जो बारे में जो बात होती है, ऋग्वेदिक काल के चतुर्थ मंडल में कृषि का उल्लेख होता है। ऋग्वेदिक काल का जो कृषि मुख्य व्यवसाय है, और ऋग्वेदिक काल में जमीन के प्रकार बताए हैं, उर्धर, ध्यान, उर्धर मतलब जमीन, उपजाऊ जमीन, धान्य मतलब पूरी तरीके से फली फूली, और वशिष्णी जमीन जो बंजर जो जमीन रह जाती है उसका ऋग्वेदिक काल में उल्लेख होता है। आर्यों को 5 ऋतुओं का ज्ञान था, आर्य जो लोग थे उनको 5 ऋतुओं का ज्ञान था। इसके अलावा ऋग्वेदिक काल में जौ के लिए जो है यव शब्द का प्रयोग किया गया है, तथा नहर का उल्लेख भी ऋग्वेदिक काल में होता है। तो हमने बताया ऋग्वेदिक काल के आर्थिक जीवन जो भी पूरी तरीके से पशुपालन और कृषि पर आधारित था। सिंधु घाटी सभ्यता जैसे नहीं कि उन दूसरे लोगों से भी उनका जो है व्यापार था, अलग अलग सभ्यता के लोगों से व्यापार था, नगरीय सभ्यता थी, लेकिन ऋग्वेदिक सभ्यता है जो कृषि और पशुपालन पर आधारित थी, तो उनका पूरा व्यवसाय पशुपालन और कृषि से ही संबंधित था। अब हम बात करते हैं ऋग्वेदिक काल के आर्थिक जीवन की। ऋग्वेदिक काल का धार्मिक जीवन।
ऋग्वैदिक काल में के धार्मिक जीवन में जो है सृष्टि की नियमितता, ऋतु की अवधारणा, भौतिक और नैतिक भौतिक तथा नैतिक व्यवस्था प्रकृति पर आधारित, पार्थिव, आकाशीय और अंतरिक्ष। पार्थिव मतलब पृथ्वी पर रहने वाले देव, जिनमें है अग्नि, बृहस्पति, उषा। इंद्र, वरुण, वायु, मरुत आदि देवता तथा वरुण, मित्र, सूर्य, उषा, अदिति आदि देवियों का वर्णन होता है। ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता, जिसके लिए लगभग 250 जो है श्लोक इंद्र के लिए रचे गए। दूसरा महत्वपूर्ण देवता है अग्नि, जिसके लिए 200 श्लोक जो है ऋग्वेद में 200 श्लोक आते हैं। इसके अलावा ऋग्वैदिक काल के जो धार्मिक जीवन है, इनमें जो इनकी विशेषता थी, उसमें इनका जो धार्मिक है, किसी चीज की कामना के लिए नहीं, बल्कि किसी चीज की कामना नहीं करते थे, मतलब मांगना नहीं। इनका जो है धार्मिक जीवन है सृष्टि की नियमितता, मतलब अच्छा जीवन, पुत्र प्राप्ति तथा सुखी व समृद्धि पूर्ण जीवन का उल्लेख होता है। अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल के धार्मिक जीवन में। तो ऋग्वैदिक काल की जो धार्मिक जीवन की विशेषता थी, उसमें ऋग्वैदिक काल में बताया गया कि सृष्टि है वो नियमित रूप से चल रही है। तो सृष्टि की जो है नियमितता का ऋग्वैदिक काल में वर्णन होता है। ऋतुओं की अवधारणा, मतलब पूरी ऋतु है, जैसे बदलती हुई ऋतु है या फिर ऋतुओं के अनुसार जो है इसकी अवधारणा, भौतिक और नैतिक व्यवस्था। और इन नैतिक व्यवस्था का देवता था कौन? वरुण के लिए 30 श्लोक है ऋग्वेद में। 30 श्लोकों की जो रचना हुई है वरुण के लिए हुई है। ऋग्वैदिक काल की जो विशेषता थी वो जो है क्या नाम है, प्रकृति पर आधारित थी। पार्थिव देवता जो पृथ्वी पर रहते थे, उनमें पृथ्वी, अग्नि, सोम और बृहस्पति। तो उसमें सोम और पृथ्वी। तो सोम देवता जो है ऋग्वेद के 9वें मंडल में उल्लेख होता है। पृथ्वी जो है अग्नि का जो है देवताओं के मध्य में, जैसे हम हवन करते हैं तो हवन के माध्यम से अग्नि जलाई आ जाती है, और अग्नि में हम जो है पूर्णाहुति में अग्नि में और चीजें डालते हैं, यव डालते हैं या फिर जो भी चीजें डालते हैं, आहुति देते हैं, घी या कुछ भी। तो उन आहुति में देवता और जमीन के जो लोगों के मध्य से संवाद का जो कार्य करती थी वो पृथ्वी के देवता में मुख्य था अग्नि। इसके अलावा ऋतुओं का जो देवता था इंद्र, तूफान झंझावत का देवता इंद्र को माना गया, जिसके लिए 250 श्लोकों की रचना हुई है। और इंद्र को मुख्य देवता जो है ऋग्वेद का जो मुख्य देवता है इंद्र को माना गया।
अग्नि के लिए लगभग 200 श्लोक, जो मुख्य जो देवता है अग्नि, उसके लिए 200 श्लोकों की रचना हुई है। देवियों में उषा और अदिति का जो है उल्लेख है। उषा और अदिति का जो है ऋग्वेद में अग्नि उस देवियों के लिए होता है, तथा कुछ अर्ध देवता भी ऋग्वेद में थे। उसके पश्चात देवताओं से मोक्ष की नहीं बल्कि शतवर्षीय आयु, मोक्ष की कामना नहीं बल्कि अच्छा जीवन, शतवर्षीय आयु, पुत्र प्राप्ति, सुख और समृद्धि के लिए जो है ऋग्वेदिक काल में इन जो देवता है इनको माना जाता था। तो ऋग्वेदिक काल के जो देवता बता दिया आपको, पृथ्वी के जो देवता है, आकाश के देवता है, तथा इनके देवता अश्विन है। जो ऋग्वेदिक काल में अश्विन देवता का भी उल्लेख होता है, वो जो है पशुओं का देवता माना गया है। तो अब हमने आज बात की ऋग्वेदिक काल के जो है धार्मिक जीवन के, से पहले हमने बात की सामाजिक जीवन, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन, और ऋग्वेदिक काल का धार्मिक जीवन। तो अब हमने ऋग्वेदिक काल के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन के बाद में बात की। अब हम बात करेंगे हमारी अगली कक्षा में उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक विशेषता और उत्तर वैदिक कालीन समाज के। जो ऋग्वेदिक काल का जो कालक्रम है लगभग 1000 से, ऋग्वेदिक काल का कालक्रम है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। तो इसके बाद में 1000 से 600 ईस्वी पूर्व का जो काल है उत्तर वैदिक काल, जिसमें 3 वेदों की महत्व था, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। क्योंकि तीनों वेदों का जो काम है, क्योंकि ऋग्वेद के नाम से ही पता चलता है कि ऋग्वेद, अब हमने बात की थी ऋग्वेदिक काल की जो विशेषता है, तो ऋग्वेदिक काल में नाम से ही पता चलता है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के जो पूरा जो ऋग्वेद है उसके बारे में उत्तर वैदिक काल, मतलब ऋग्वेद के जो बाद का काल, जिसमें आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ आदि की रचना हुई, तो उसमें उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करेंगे। तो अब हमारा आज कल जो हम अगली बात कक्षा में बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की विशेषता है उत्तर वैदिक काल।